ह्यूमस बीच, इंडिया का इकलौता ऐसा बीच जहाँ की रेत राख की तरह काली है। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये बीच हॉन्टेड है। गुजरात के इस हॉन्टेड बीच से जुड़ी एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपके मन में कई सवाल खड़े हो जाएंगे। वेलकम एवरीवन। हाल ही में मैंने अपनी क्लाइंट निशा से सुनी एक रहस्यमयी कहानी जिसने मुझे ज्योतिष, भाग्य और कुंडली के विचारों में डुबा दिया। ये कहानी है निशा के दोस्त समर की, जो अपनी किस्मत से बहुत परेशान रहता था। और ये कहानी उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि निशा आज तक उस खौफनाक मंजर को भूल नहीं पाई। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में जाते हैं। लेट्स हंट द हॉन्टेड। समर एक टैलेंटेड एक्टर था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उसका स्ट्रगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। टैलेंट से भरा होने के बाद भी उसे इंडस्ट्री में कोई रोल मिलता ही नहीं था। हर रोज उदास रहने वाला समर आज खुश था कि आज उससे मिलने उसके बचपन की दोस्त निशा सूरत से मुंबई आ रही थी। वो दोनों एक कैफे में मिलने वाले थे। समर निशा से मिलने उस कैफे में जाता है। दोनों कॉफी पीते पीते बहुत सी बातें करते हैं। समर खुद को खुश दिखाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन निशा उसके अंदर की निराशा को समझ जाती है और कहती है, ओ समर, कम ऑन यार, चीयर अप। लाइफ ऐसे ही चलती है, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। मेरी लाइफ चल नहीं रही है, रेंग रही है। लोगों की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते होंगे, मेरी लाइफ में तो सिर्फ डाउन्स ही आते हैं। अरे तुम परेशान क्यों होते हो? आई नो तुम कितने टैलेंटेड एक्टर हो। कॉलेज टाइम से हर ड्रामा में सिर्फ तुम्हारी तारीफ ही होती थी। क्या फायदा आखिर इस टैलेंट का, अगर अपनी कला को मंच पर दिखाने का मौका ही ना मिले तो कलाकार किस काम का। ये पूरी इंडस्ट्री करप्ट है, हर जगह नेपोटिज्म है। हम जैसे लोग लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल ही करते रहते हैं। टैलेंट होने पर भी रोल तो किसी मशहूर एक्टर के बेटे या बेटी को ही मिलना है। कितने ऑडिशंस दिए हैं, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब, वी विल कॉल यू लेटर। बिना कनेक्शंस यहाँ किसी को काम मिलना मानो कोई चमत्कार हो। अब तुम चमत्कार की बात कर ही रहे हो तो शायद मेरे पास एक रास्ता है। ओह अच्छा, और वो क्या है, बताना जरा। मैं एक बाबा को जानती हूँ अपने होम टाउन सूरत में। शायद वो तुम्हारी मदद कर सके, तुम्हारी किस्मत पर लगे ताले खुल जाए। निशा, तुम्हें पता है ना मैं ये सब अंधविश्वास में नहीं मानता, फिर क्यों ये बाबा की कहानी शुरू कर रही हो? और वैसे भी हमारे देश में आधे से ज्यादा बाबा तो फ्रॉड हैं। हाँ, लेकिन कुछ सही भी तो होते हैं ना। बस निशा, मुझे अब और इस बाबा वाली बकवास के बारे में बात नहीं करनी है। कुछ महीने बाद ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते 3 महीने निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी समर को कोई रोल नहीं मिलता। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि समर के लिए मुंबई में सरवाइव करना भी मुश्किल होता जा रहा था। घर का रेंट तो छोड़ो, उसके पास खाने पीने तक के पैसे नहीं थे। समर वापस अपने होम टाउन सूरत शिफ्ट हो गया, लेकिन उसका दिल अब भी मुंबई में अटका हुआ था। एक्टिंग, फिल्म इंडस्ट्री, बस यही सब उसे याद आता रहता। एक रात थक हार के समर ने 12:03 पर निशा को कॉल किया। हाय निशा, कैसी हो? सो रही थी क्या? हाँ समर, ऑब्वियसली इतनी रात को अब जागरण तो नहीं कर रही होंगी ना। क्या हुआ है, सब ठीक है ना? इतनी रात को कॉल? वो एक्चुअली ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, तो मैं अभी कर सकता हूँ क्या, या फिर मैं बाद में कॉल करता हूँ? तुम अभी सो जाओ। सीरियसली समर, नींद खराब करके सोने का बोल रहे हो? अब मेरी नींद उड़ चुकी है, तो अब ये फॉर्मेलिटी की बकवास बंद करो और सीधे पॉइंट पर आओ। बताओ क्या हुआ है। देखो, तुम बुरा मत मानना, लेकिन तुम वो बाबा के बारे में बता रही थी ना, चलो ना कल उनसे मिलके आते हैं। ऐसे भी और कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है मुझे। ओहो, क्या हुआ? अब तुम्हें अंधविश्वास में विश्वास हो गया? चलो ठीक है, कम से कम तुम्हें अपनी फालतू जिद छोड़ के मेरी बात तो सुनी। देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, फिर कल चलते हैं निरंजन बाबा के पास। अगले दिन सुबह निशा समर को पिक करने के बाद कार को एक बीच के सामने रोकती है। ये बीच पर कौन सा बाबा रहता है? अरे चलो तो सही, मिल तो लो एक बार, वरना रात के 12:03 पे कॉल करके रिक्वेस्ट करोगे। हाँ ठीक है, अब ज्यादा भाव मत खाओ और कार पार्क करके आओ, मैं यहीं उतर रहा हूँ। समर और निशा जैसे ही बीच पर जाते हैं, उन दोनों को एक बाबा दिखाई देते हैं, लेकिन वो बाबा कुछ हिप्पी लोगों के साथ एक जलती आग के चारों तरफ झूम रहे थे, मानो जैसे किसी नशे में हो या एक अजीब से ध्यान में मगन हो, लाइक सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रांस। ये सब देखकर समर गुस्से में बोलता है, ये बाबा है या कोई चर्ची? देखो कैसे नाच रहा है,
पक्का कोई ढोंगी फ्रॉड है ये। कहाँ ले आई तुम मुझे निशा? हो गया तुम्हारा? पहले एक बार मिल लेते हैं, फिर डिसाइड कर लेंगे कौन कैसा है। अब चलो। समर और निशा बाबा के पास जाते हैं। नमस्ते बाबा जी, हम आपकी मदद लेने आए हैं। ये मेरा फ्रेंड है समर, इसे आपसे बात करनी है। बाबा वहीं रेत पर बैठ जाते हैं और उन दोनों को भी बैठने को बोलते हैं। निशा और समर रेत पर बैठते टाइम एक चीज नोटिस करते हैं कि वो रेत बिल्कुल काली थी, मानो रेत नहीं राख हो। निशा और समर के चेहरे पर सवाल का भाव देखकर बाबा ने उन्हें जवाब दिया, डरो मत बच्चों, ये ड्यूमस बीच की रेत है, काली रेत। आज से कई साल पहले जो ड्यूमस बीच आज एक टूरिस्ट स्पॉट है, वो कभी एक शमशान घाट हुआ करता था। ना जाने कितनी लाशें जली हैं यहाँ, इतनी चिताएं जली कि यहाँ की रेत में राख घुल चुकी है। जिन लोगों को यहाँ जलाया गया था, मानो वो यहाँ का हिस्सा बन के रह गए हों। कुछ लोगों का कहना है कि जब वो यहाँ होते हैं तब उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो समुद्र की लहरों के साथ गायब हो जाते हैं, मानो हवा हो। लोगों को अचानक ठंड लगने लगती है और भारी भारी फील होने लगता है। इन्हीं बातों की वजह से कुछ लोग इस बीच को हॉन्टेड तो कुछ लोग चमत्कारी कहते हैं। इसके साथ जैसी घटना होती है वो इस जगह को उसी तरह से देखता है। निशा और समर का डरा हुआ चेहरा देखकर बाबा ने कहा, अरे बच्चों, तुम इन बातों से डरो मत और बताओ क्या परेशानी है तुम्हारी। बाबा, मेरा नाम समर है, मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ। कई सालों से ट्राई कर रहा हूँ बट कोई काम नहीं मिल रहा। सबको मेरी एक्टिंग पसंद आती है लेकिन मुझे कोई रोल नहीं मिल पाता। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है बाबा? मुझे क्या करना चाहिए? बाबा ने समर का हाथ देखा, उसकी हस्तरेखाओं का अध्ययन किया। एक हाथ में रेत ली और आंखें बंद करके ध्यान लगाया, मानो वो कुछ मंत्र पढ़ रहे हों। बाबा ने कहा, समर, केवल तुम्हारी किस्मत ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी का भी अब अंतिम मोड़ है। तुम्हारे हाथ की रेखाएं बता रही है कि केवल 4 दिन बचे हैं तुम्हारी जिंदगी में। इतना सुनते ही समर और निशा के चेहरे का रंग उड़ गया। समर के माथे से पसीना टपकने लगा, मानो उसके पैरों के नीचे से किसी ने जमीन खींच दी हो। बाबा ने निशा और समर की हालत देखकर कहा, देखो समर, बचने का एक रास्ता है। यहाँ की रेत और हवाओं को तुम पसंद आए हो। तुम्हें बचाने के लिए इन्होंने मुझे एक रास्ता बताया है, मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन समर कुछ भी सुनने से पहले झल्ला कर खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, ये एक ढोंगी बाबा है। मैंने कहा था ना निशा तुमसे, देखो क्या बकवास कर रहा है। मुझे मौत के नाम से डरा कर उपाय बताएगा और पैसे ऐंठेगा, बस और कुछ नहीं। निशा समर को शांत करते हुए वहां से ले जाती है। बाबा उन दोनों को वहां से जाते हुए देखते हैं और निराश हो जाते हैं, मानो वो बहुत कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पाए। अगले 4 दिन समर बहुत परेशान रहता है। कहीं ना कहीं बाबा की बात सच होने की चिंता और मौत का डर ना उसे सोने दे रहा था, ना ही चैन से जगने दे रहा था। वो बस पूरे टाइम यही सोच रहा था कि क्या वो सच में मर जाएगा। आज चौथा दिन है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, समर का डर खत्म होता जा रहा है और बाबा पर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। फिर दोपहर को समर निशा को कॉल करता है और बोलता है, लो निशा, मैंने बोला था ना ये बाबा ढोंगी है। आज चौथा दिन है, कुछ भी नहीं हुआ। तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी थी। मुझे अब उस बाबा को मजा चखाना है। चलो फिर से चलते हैं उस बाबा के पास। निशा और समर बीच पर पहुंचते हैं। निशा कार पार्क करने के लिए जगह ढूंढ रही होती है, लेकिन समर जल्दबाजी में गाड़ी से उतरकर बीच की तरफ जाने लगता है। निशा कार पार्क करके बीच की तरफ बढ़ती है तो देखती है कि रोड पर भीड़ है। वो भीड़ की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी समर वहां आ जाता है और निशा को खींचते हुए बोलता है, जल्दी चलो निशा, क्या इधर उधर घूम रही हो, जल्दी चलो, आज मैं उस ढोंगी बाबा को छोड़ूंगा नहीं। निशा समर को फॉलो करती है और दोनों बीच की तरफ जाते हैं। समर बाबा के सामने आते ही चिल्लाते हुए बोलता है, अबे ओ ढोंगी बाबा, 4 दिन हो गए हैं और मैं अभी भी जिंदा हूँ। क्या बोला था तूने? मेरी जिंदगी का अंतिम मोड़ है। हाँ, दोबारा किसी मासूम को डरा के ठगने की कोशिश की ना तो पुलिस में दे दूंगा, फिर तेरा अंतिम मोड़ आ जाएगा। बाबा समर की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो समर, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। समर बीच में ही बात काटते हुए कहता है, कैसी मदद? मैं पहले से इतना परेशान था, पैसे हैं नहीं और मुझे ठग कर मेरे पैसे लूट कर मेरी मदद करते तुम? हाँ,
मैं फिर से कह रहा हूँ तुमसे, अगर दोबारा किसी मासूम को ठगने की कोशिश करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद रखना। बाबा ने सर झुकाकर समर से माफी मांगी और निशा की तरफ देखकर बोले, बेटी निशा, अपना ध्यान रखना। बस इतना कहकर और हाथ जोड़कर बाबा वहां से लहरों की तरफ चले गए। समर और निशा दोनों बाबा को दूर जाते हुए देखते रहे और थोड़ी देर में वो इतने दूर चले गए कि दिखने ही बंद हो गए, मानो समुद्र की लहरों में कहीं खो गए हों। निशा बाबा की बात से उलझ जाती है। उसे ये समझ नहीं आता कि निशा ने तो अपना नाम बताया ही नहीं था, बाबा को उसका नाम पता कैसे चला, और आखिर निशा से ध्यान रखने को क्यों कहा। वापस लौटते टाइम निशा और समर दोनों को वो भीड़ याद आती है। उनके मन में एक सवाल आता है कि आखिर वहां क्या हो रहा था, इसकी वजह से इतनी भीड़ जमा थी। निशा भीड़ को फॉलो करती है और समर भी उसके पीछे चल रहा होता है। निशा भीड़ वाली जगह पर पहुंचती है और वहां जो मंजर उसे दिखाई देता है वो देखकर उसकी रूह कांप जाती है। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता कि क्या वो जो देख रही है वो सच है भी। ये ठीक सामने समर की कटी हुई लाश पड़ी होती है। उसके दिमाग में बस अब एक ही सवाल होता है, अगर समर मर चुका है, उसकी लाश यहाँ पर है, तो आखिर इतनी देर से उसके साथ बाबा से मिलने कौन गया था। सवाल को दिमाग में रखकर डरते हुए वो पीछे मुड़ती है और जो वो देखती है वो उसे अंदर तक झंझोड़ कर रख देता है। उसने देखा समर भी उसके पीछे खड़ा होके खुद की ही लाश को देख रहा था, मानो उसे भी कुछ समझ ना आ रहा हो। समर फटी हुई आंखों से अपनी लाश को देख रहा था। फिर उसने निशा की तरफ देखा। वो कुछ कहना चाह रहा था लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने अचानक अपने हाथों की तरफ देखा और फिर से निशा को देखने लगा। निशा भी समर को देख रही थी और निशा के देखते देखते समर ड्यूमस बीच की उन हवाओं में कहीं ओझल हो गया। निशा ने उसे इधर उधर तलाशा लेकिन समर का कोई भी नामो निशान नहीं, बस उसका बेजान शरीर सड़क पर पड़ा हुआ था। निशा बहुत देर तक समर की डेड बॉडी को देखती रही लेकिन फिर उसे एकदम से कुछ रियलाइज हुआ, मानो वो एकदम से किसी नींद से जागी हो। निशा को रियलाइज होता है कि असल में जब वो कार पार्क करने गई थी और समर भाग के आगे गया था तब उसका एक्सीडेंट हो चुका था और उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। निशा के दिमाग में अब बस बाबा की बातें गूंज रही थी। बेटी निशा, अपना ध्यान रखना। निशा ने सोचा, मतलब बाबा उस टाइम समर की आत्मा से बात कर रहे थे और वो इसलिए माफी मांग रहे थे समर की आत्मा से कि अब वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो निशा, अगर इस पूरे इंसिडेंट को साइंटिफिकली एनालाइज किया जाए तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बाबा का समर की मौत के बारे में बताना और समर का सच में उस दिन मर जाना एक कोइंसिडेंस हो। और ये भी तो हो सकता है कि उस टाइम बाबा तुम्हें देखकर माफी मांग रहे हो कि वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते और तुम्हें लगा कि वो समर से बात कर रहे हैं। तुमने PTSD के बारे में सुना है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ट्रॉमा इंसान के दिमाग पर ट्रिक्स प्ले करता है। तुम जब कार पार्क करके आ रही थी तुमने उस भीड़ को देखा और शायद तुमने समर की डेड बॉडी को भी पहले ही देख लिया हो, बट समर तुम्हारा अच्छा दोस्त था इसलिए सबकॉन्शियसली तुम्हारा दिमाग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और उसने एक फॉल्स इमेज क्रिएट कर ली जैसे समर तुम्हारे साथ ही हो और वो तुम्हें बाबा के पास ले गया। फिर जब तुम्हारा दिमाग शांत हुआ तब तुमने वापस जाके भीड़ को दोबारा देखा। साइकियाट्रिस्ट के पास से बहुत से केसेस आते हैं। तुमने इतना यकीन से कैसे सोच लिया कि वो समर की आत्मा ही थी? ये बीच हॉन्टेड है और वैसे भी इस बात को तो काफी साल गुजर गए हैं, फिर भी तुम आज तक इस बात से इतनी परेशान क्यों हो? हाँ, हो सकता है, जरूर हो सकता है कि वो सब मेरा वहम हो, लेकिन मेरा आज भी एक सवाल है जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। आज भी हर रोज रात के 12:03 पर मुझे फोन कॉल आता है वही आवाज के साथ। निशा, बाबा के पास चलें? It's Hal Walker signing off for today.